जय हिंद। आज के हिंदी अखबार विश्लेषण रिव्यू में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है फ्रेंड्स। ये अंक आपको लेट से मिल रहा है फ्रेंड्स। आज स्वामी जी का जन्म दिवस है, जन्मदिन है। आप लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं फ्रेंड्स। आज राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में अब संपूर्ण देश मना रहा है। मैं बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ लेट मिलने के लिए फ्रेंड्स। कुछ ऐसी वजहें ही थी जिस वजह से ये अंक आपको लेट से मिल रहा फ्रेंड्स। शुरू करते हैं आज का अंक। niranjan_10.official यूट्यूब पे भी आप हमसे जुड़े हुए हैं। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा सारे जगह हमारा यही आईडी है फ्रेंड्स। सेम आईडी से मिलेंगे हम। आज शनिवार 17 दिसंबर 2022, पौष कृष्ण पक्ष नवमी विक्रम संवत 2079 पूर्णिया हिंदुस्तान अंक से शुरू करते हैं। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे ढेर सारी शुभकामनाएं। बिल्कुल हंसते रहिए, खेलते रहिए और अपने जॉब के लिए हाईलाइट मोड पे रहें। वैकेंसीज आ रही है, बहुत सारी वैकेंसीज हैं। मैं आप लोगों को अपडेट देता ही रहता हूँ, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। देखिए क्या है, जहरीली शराब से और 26 लोगों की मौत हुई है। 24 घंटे में 213 धंधेबाज पकड़े गए हैं। चलिए, इस और प्रशासन का ध्यान है, संकेंद्रित है, काम हो रहा है इस पर। मृतकों की संख्या 72 हुई है। बहुत दुखद है ये घटना। मृतकों की संख्या जितनी ज़्यादा है, ये बहुत बड़ी त्रासदी ही कहा जाए। बहुत बड़ी चूक हुई है। चूक तो हुई है, हम सभी जानते हैं। प्रशासन और जो बिहार प्रदेश की सरकार है उस ओर लगी हुई है मित्रों। सारण मृतकों की संख्या 72 हुई। 25 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। बहुत दुख के साथ ये सूचना आप तक पहुंचाया जा रहा है फ्रेंड्स। छपरा और पीएमसीएच में 30 का चल रहा है इलाज। मृतकों में एक इसवापुर के चौकीदार का बेटा भी शामिल है। शराब कहाँ से आई और इस धंधे में कौन कौन से लोग शामिल हैं, उन सभी को गिरफ्तार किया जाएगा। एसआईटी इसमें लगातार जुटी हुई है। संतोष कुमार एसपी छपरा में फ्रेंड्स, छपरा की जहाँ तक बात है, छपरा के एसपी संतोष कुमार, उनका चलिए इस ओर काम करने के लिए वचनबद्ध हैं, तो वो काम करेंगे ही। सिवान में भी 5 लोगों की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई है। मानवाधिकार आयोग ने मांगा सीएस और डीजीपी से जवाब। एसआईटी एज यूजुअल आप लोगों को पता ही होगा, एसआईटी गठित हो गई है, तो इस ओर वर्क हो रहा है। मिथाइल अल्कोहल से बनी शराब से हुई मौतें। देखिए, मिथाइल अल्कोहल जो होता है फ्रेंड्स, CH3OH, ये होता है एक कार्बनिक अम्ल है। हम लोग जब कार्बनिक कंपाउंड रसायन शास्त्र केमिस्ट्री में पढ़ेंगे तो एक्सप्लेन करूँगा कि मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल जो हम लोग शराब पीते हैं, जो नशीला पदार्थ होता है लेकिन हानिकारक नहीं होता है, वो इथाइल अल्कोहल। किसी कारणवश से ऐसे केमिकल रिएक्शन, केमिकल लोचा के कारण यदि वो मिथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया तो वो एक पॉइजन है। तो शरीर में जाने से आपको बहुत सारी रिएक्शन होगी। आँख की रोशनी जा सकती है, आपका किडनी लीवर सडनली काम करना बंद कर सकता है, जिस वजह से देखिए सामने घटना पड़ी हुई है। चलिए आगे क्या है। नीतीश, विधानसभा में नीतीश कुमार की 2 टूक। देखिए, जहरीली शराब से मौत होने पर मुआवजा नहीं, सीएम। बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री का कहना विधानसभा में शुक्रवार को बोलते। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था नीतीश कुमार जो बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री काफ़ी उग्र हैं ऐसी घटनाओं से। हालांकि जहाँ तक विपक्ष के जो मुआवजा की जहाँ तक मांग है, तो उन्होंने इनको ठुकरा दिया है। जहरीली शराब से मौत पर मुआवजा का मतलब है कि शराब बंदी खत्म कर दीजिए। हाँ, बिल्कुल कहना सही है, लेकिन कहने का थोड़ा सा तरीका अलग है फ्रेंड्स। मैं इसमें कुछ विशेष कहना नहीं चाहूँगा। एज यूजुअल जो है सो है। मुख्यमंत्री ने कहा हम लोग प्रचारित करेंगे कि शराब पियोगे तो मरोगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ किया है कि शराब पीने से हुई मौत पर उनके परिजनों को मुआवजा नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोई शराब पिया और गंदा शराब पिया, इसको क्या हम लोग मदद करेंगे। सवाल ये पैदा नहीं होता है, शराब पीने वालों से कोई हमदर्दी नहीं होनी चाहिए। शराब बंद की घोषणा 2016 ईस्वी में हुई थी, हम सभी जानते हैं। 2016 ईस्वी में हुई थी और उस समय में घटना हुई थी, इस तरह की घटना
कुछ गोपालगंज था, तो वहाँ पे ऐसी घटना घटी थी फ्रेंड्स। तो वहाँ मुआवजा दिया गया था 2016 के लास्ट साल के अंतिम महीने में ऐसी घटना घटी थी, आप सब अवेयर होंगे उससे। तो उसी के बिहाफ में विपक्षी का मांग था कि इस बार भी मुआवजा दिया जाए, लेकिन इस बार हमारे मुख्यमंत्री, बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं और उनका स्पष्ट संदेश है। शुक्रवार को सदन में सारण जहरीली शराब कांड में मृतकों के परिवार को सीपीएम विधायक सत्येंद्र यादव द्वारा मुआवजा देने की मांग उठाने पर मुख्यमंत्री ने विधानसभा में यह बात कही। उन्होंने कहा कि शराब कांड की घटना से यह साबित हो रहा है कि शराब पीना खराब चीज़ है। इसको हम लोग प्रचारित करेंगे कि शराब पियोगे तो मरोगे। मुख्यमंत्री अपनी बात रख रहे थे तो उनके पहले ही विपक्षी सदस्यों सदन का वॉकआउट कर गए थे। उन्होंने विधायकों से कहा कि आप लोग में कोई शराब कांड में मुआवजा देने की बात अगर सोचता है तो आप कहिए कि शराबबंदी को ख़त्म कर दीजिए। सवालिया लहजे में पूछा गया। उन्होंने कहा कि सबको गरीब तबके में जाकर कहना चाहिए तुमको दूसरा काम करने के लिए सरकार मदद करना चाहती है, दूसरा काम करो और आगे बढ़ो। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे तो आश्चर्य होता कि जहरीली शराब पीने से मर गया तो उनको मदद देने की बात की जाती है, तब तो इसका मतलब शराबबंदी ख़त्म कर दीजिए। हालांकि इस पर सभी सदस्यों ने ना कहा कि नहीं, शराबबंदी ख़त्म नहीं की जानी चाहिए। आईएसआई को सूचना देने में मुंगेर का लिपिक धराया। मुजफ्फरपुर में एक रजिस्ट्री ऑफिस में कार्यरत था। आईएसआई के एजेंट को भेजी थी जानकारियाँ। कटरा रजिस्ट्री कार्यालय में कार्यरत लिपिक रवि चौरसिया को आईएसआई की महिला हैंडलर को गोपनीय सूचना व दस्तावेज को सोशल मीडिया के माध्यम से भेजने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। कटरा थानेदार ललित कुमार के नेतृत्व में छापेमारी के दौरान उनकी गिरफ्तारी हुई। आरोपी मुंगेर जिला के नया गांव जमालपुर का रहने वाला है। रवि चौरसिया ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि वह भारी वाहन निर्माण कारखाना आईडी चेन्नई रक्षा मंत्रालय में लिपिक के पद पर कार्यरत था। इस दौरान उनकी मुलाकात सोशल मीडिया के माध्यम से आईएसआई की महिला हैंडलर से हुई थी। प्रेम जाल में फंसकर उन्होंने अपने मोबाइल से भारी वाहन निर्माण कारखाना आईडी चेन्नई में बनने वाले टैंक, तोप व अन्य रक्षा उपकरणों से संबंधित गोपनीय यांत्रिक जानकारियों का फोटो आईएसआई एजेंट को उपलब्ध करा दिया था। आईएसआई खुफिया एजेंसी है पाकिस्तान की फ्रेंड्स, एज यूजुअल आप लोगों को पता ही होगा, उनके बिहाफ में है। संवाद और कूटनीति ही अकेला रास्ता। प्रधानमंत्री 9 व 10 सितंबर को G20 शिखर सम्मेलन में दिल्ली आ सकते हैं पुतिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शुक्रवार को टेलीफोन पर बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन संघर्ष के संदर्भ में अपनी इस बात को दोहराया कि संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। इस दौरान G20 के आयोजन, ऊर्जा, व्यापार और रक्षा क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा की। सरकार की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया कि प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन को G20 की भारत की मौजूदा अध्यक्षता के बारे में जानकारी दी और इसकी प्रमुख प्राथमिकताओं पर चर्चा की। एक अधिकारी ने कहा कि शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन से इतर समरकंद में हुई अपनी बैठक के बाद दोनों नेताओं ने इस टेलीफोन पर वार्ता के दौरान द्विपक्षीय संबंधों के कई पहलुओं की समीक्षा की, जिसमें ऊर्जा सहयोग, व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा सहयोग और अन्य प्रमुख क्षेत्र शामिल है। प्रधानमंत्री ने एससीओ की भारत की अध्यक्षता के दौरान दोनों देशों के साथ मिलकर काम करने की उम्मीद भी जताई। नीट यूजी की परीक्षा 7 मई को। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने शुक्रवार को, एनटीए का फुल फॉर्म हो गया फ्रेंड्स, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने शुक्रवार को
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी शुक्रवार को कहा कि चिकित्सा पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए होने वाली नीट यूजी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक परीक्षा 7 मई 2023 को आयोजित की जाएगी। एनटीए ने घोषणा की कि केंद्रीय विश्वविद्यालय संयुक्त प्रवेश परीक्षा का दूसरा संस्करण 21 से 31 मई के बीच होगा। एक अधिकारी ने कहा, इस साल भी परीक्षाओं के कार्यक्रम पहले ही घोषित कर दिए गए हैं। 22 को होने वाली प्रधान शिक्षक परीक्षा स्थगित हो गई है। देखिए इन पे आप लोग ध्यान दीजिए। परीक्षाओं और शिक्षकों के लिए 22 दिसंबर को होने वाली परीक्षा स्थगित कर दी गई है। इसकी अधिसूचना शुक्रवार को बिहार लोक सेवा आयोग ने जारी कर दी। बिहार के प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति के लिए यह परीक्षा 22 दिसंबर को होनी थी। आयोग ने अपरिहार्य कारणों से परीक्षा स्थगित करने की बात कही है। बता दें कि हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग की ओर से बनाई गई नियमावली पर आपत्ति जाहिर करते हुए आवश्यक कार्रवाई करने के आदेश दिए थे। देखते हैं मध्य प्रदेश में जहरीली शराब से होती है सबसे ज़्यादा मौत। बिहार प्रदेश के सीएम का कहना, प्रधानमंत्री ने की थी शराबबंदी की प्रशंसा। प्रधानमंत्री के बारे में उस वक्त सरकार 2006 में गठबंधन सरकार, महागठबंधन नहीं, भाजपा बीजेपी से गठबंधन सरकार थी। मित्रों, हम लोग जानते हैं उस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जहरीली शराब से सबसे ज़्यादा मौतें मध्य प्रदेश में होती है और मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, इसलिए उनका उदाहरण लिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश समेत भाजपा शासित अन्य राज्यों में भी बिहार से ज़्यादा मौतें जहरीली शराब से होती है, पर उन राज्यों की घटना पर कोई कुछ नहीं बोलता है। सवालिया लहजे में कहा कि भाजपा शासित राज्य गुजरात में भी शराबबंदी है, तो वहाँ क्यों जहरीली शराब से मौत हो रही है। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को विधानसभा में ये बातें कही। खैर, ये पॉलिटिकल बेस्ड स्टेटमेंट है, क्योंकि जहाँ मौतें हो रही है वहाँ की सरकार, उनके प्रशासन, वहाँ के शासन को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और उस दिशा में काम करनी चाहिए। बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि बहुत ज़्यादा मौत हुई है। शिक्षक नियोजन के बाद होगा ऐच्छिक तबादला। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा कि राज्य में छठे चरण के शिक्षक नियोजन की पूरी प्रक्रिया संपन्न होने के बाद ही शिक्षकों और पुस्तकालयाध्यक्षों के तबादले की प्रक्रिया शुरू होगी। इनका अंतर जिला या अंतर नियोजन इकाई में ऐच्छिक स्थानांतरण का प्रावधान लंबे समय से लंबित है। स्थानांतरण की नीति को जल्द ही प्रभावी बनाया जाएगा। विधान परिषद में शुक्रवार को शिक्षा मंत्री डॉक्टर संजीव कुमार सिंह ने विधान परिषद में शुक्रवार को शिक्षा मंत्री डॉक्टर संजीव कुमार सिंह, शिक्षा मंत्री, देखिए यहाँ मिस्टेक हो गई है, यहाँ एक मिस्टेक हुई है। विधान परिषद में शुक्रवार को शिक्षा मंत्री नहीं, शिक्षा मंत्री यहाँ पे प्रोफेसर चंद्रशेखर होनी चाहिए। शिक्षा मंत्री डॉक्टर संजीव कुमार सिंह, प्रोफेसर संजय कुमार सिंह, सर्व कुमार, संजीव श्याम सिंह और मदन मोहन झा के ध्यानाकर्षण का जवाब दे रहे थे। अच्छा, यहाँ पे समझने की बात थोड़ा सा समझने की है। का जवाब दे रहे थे शिक्षा मंत्री, इन लोगों के सवाल के प्रत्युत्तर दे रहे थे। उन्होंने कहा कि स्थानांतरण की प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से की जाएगी। मोहल्ला क्लिनिक पर विचार नहीं, तेजस्वी जी, स्वास्थ्य विभाग इन्हीं के पास है। उप मुख्यमंत्री, पॉलिटेक्निक के लिए परिणाम आधारित पाठ्यक्रम तैयार होगा। मतदाता सूची के कार्य अवकाश में कराया जाए। मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा कि शिक्षकों से मतदाता सूची से संबंधित कार्य या गैर शैक्षणिक कार्य अवकाश एवं छुट्टियों के दिन कराए जाने हैं। इस बाबत शिक्षा विभाग की ओर से पत्र जारी किया जा चुका। शुक्रवार को संजीव कुमार सिंह के तारांकित प्रश्न के जवाब में शिक्षा मंत्री ने विधान परिषद में यह जानकारी दी।
सूबे के सभी मालखानों में रखे स्पिरिट की होगी जांच। मालखानों में जो स्पिरिट जो पड़ी हुई जो एसिड रखी हुई है, एसिड को ही हिंदी में स्पिरिट कहते हैं, तो उनका जांच पड़ताल होगी कि क्या जो ये कहीं और ज़्यादा पॉइजनस तो नहीं हो गया है, उन्हीं के बिहाफ में है। विपक्ष ने पटकी कुर्सी, अध्यक्ष ने कार्यवाही की दी चेतावनी। मृतकों के परिजनों को मुआवजा दे सरकार, सिन्हा, विजय कुमार सिन्हा। दोषियों को छोड़ेगी नहीं सरकार, विजय चौधरी। विधान परिषद में हो हल्ला के बीच चली कार्यवाही। बाइक, स्कूटर, तिपहिया कार, एम्बुलेंस व ई रिक्शा से ढोए गए बालू। कर्मियों की लापरवाही से 486 करोड़ का नुकसान हुआ है। भाजपा ने किया राजभवन मार्च। बिहार में तेज पछुआ ने बढ़ाई ठंड का देखिए मौसम का मिजाज में है। कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया आसपास रहेगी ज़्यादा ठंड। राज्य के उत्तरी भाग में कोहरे का असर ज़्यादा। 9.7 डिग्री बेगूसराय में, औरंगाबाद में 8.3 डिग्री, सिवान में 9 डिग्री। न्यूनतम तापमान से अधिक ठंडा का एहसास हुआ। 12 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे बनी हुई है पछुआ की रफ्तार। पटना का हाल है, गया का, बांका, औरंगाबाद, पूर्णिया, सहरसा, सुपौल, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, रोहतास, शेखपुरा, वाल्मीकि नगर। न्यूनतम तापमान डिग्री सेल्सियस में देख सकते हैं। महाराणा प्रताप स्मृति समारोह 22 जनवरी को सीएम करेंगे उद्घाटन। बिहार विद्यापीठ की अंतरिम रिपोर्ट पेश। हिंदुस्तान का संपादकीय क्या है मित्रों? निरंजन_दास.ऑफिशियल। आप यूट्यूब पे हमसे जुड़े हुए हैं, फेसबुक पे भी आप देख सकते हैं, इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं, आप अपने ट्विटर पे देख सकते हैं। संपादकीय देखिए क्या है। जेबी कृपलानी प्रसिद्ध राजनेता, आमने सामने लोकसभा में दिए गए भाषण का अंश आपके सामने प्रस्तुत है। 1962 में चीनी हमले के बाद भारतीय संसद में खूब बहस हुई थी। देश के दिग्गज नेता तय करने में लगे थे कि भारत को दुनिया में कैसे रहना चाहिए। सितंबर 1964 की एक विशेष बहस देखिए। जो मतभेद तब थे आज भी है, और जो चिंताएं तब थी आज भी कमोबेश हैं। बिल्कुल सही बात है। चलिए देखते हैं जेबी कृपलानी प्रसिद्ध राजनेता, उनका क्या कहना है। हमारे विदेश मंत्री ने कहा है कि हमारी विदेश नीति का पहला सिद्धांत यह है कि हम प्रत्येक देश से मित्रता बनाए रखने की कोशिश करते रहेंगे, चाहे उनकी विचारधारा हमसे भिन्न भी हो। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि यह भला कैसे संभव है। क्या हम चीन और पाकिस्तान, जिन्होंने हमारी भूमि अपने कब्जे में की हुई है, अपने कब्जे में की हुई है, मित्रता बनाए रखेंगे, चाहे उनकी विचारधारा भारत के प्रति आक्रामक ही क्यों न हो। इन दोनों बातों में बहुत बड़ा विरोधाभास है। बिल्कुल कहना तो बिल्कुल सही है। जब हमारा चीन और पाकिस्तान के साथ शीत अथवा वास्तविक युद्ध हो ही रहा है, तो हम कैसे गुटों से अलग रहने की बात कर सकते हैं। यदि चीन के आक्रमण के समय संयुक्त राज्य अमेरिका हमारी मदद न करता तो चीन की सेनाओं को रोकना हमारे लिए संभव नहीं था। गुटों से अलग अलग रहने की नीति का आज के संसार में कोई महत्व नहीं है। अतः हमें अपनी राजनीतिक भाषा के बारे में हमेशा सावधान रहना चाहिए। जब संयुक्त राष्ट्र संघ विभिन्न राजनीतिक गुटों के हाथों में कठपुतली बना हुआ है, तब क्यों हम गुटों या समूहों से अलग रहने की नीति से उनका हाथ बटा सकते हैं। यह चीज़ कश्मीर की समस्या को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाने से बिल्कुल स्पष्ट हो गई है।
विदेश नीति का सबसे पहला सिद्धांत यह होना चाहिए कि हम किसी भी अवस्था में अपने उचित हितों की रक्षा करेंगे। लेकिन हमने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया और यही कारण है कि संसार में हमारे बहुत कम समर्थक रह गए हैं। जब तक हम अपने हितों की परवाह नहीं करते हैं तब तक हम विश्व शांति को भी कोई बढ़ावा नहीं दे सकते। अपने हितों की रक्षा करने के अतिरिक्त हमें दूसरे देशों से समझौते भी करने चाहिए। हम विश्व मंच पर गुटों से अलग रहने की अपनी नीति के अनुसरण में अपने देश की सुरक्षा को खतरे में नहीं डाल सकते। लड़ाई के समय हम इस जीत का पालन नहीं कर सकते। यहाँ बिना किसी शर्त जैसे शब्दों का कोई अर्थ ही नहीं है। क्या हम किसी के उपकार को भुला सकते हैं? बिना लगाव या किसी गुट में बिना जुड़ाव की नीति कोई ऐसा किसी देश से सैनिक सहायता प्राप्त करने के पश्चात हम अपने को तटस्थ नहीं कह सकते। मुसीबत के समय केवल संयुक्त राज्य अमेरिका तथा पश्चिमी देशों से ही हमें पर्याप्त रूप से सैनिक सहायता मिल सकती है। हमें इस तत्व को समझने की कोशिश करनी चाहिए। आज यदि अमेरिका नहीं होता तो आज संसार में स्वतंत्र देश देखने को नहीं मिलते। मुसीबत के समय दुनिया का कोई भी देश अकेला सामना नहीं कर सकता। अतः हमें स्पष्ट कर देना चाहिए कि संकट के समय हम किसी भी देश से सैनिक सहायता प्राप्त करने में संकोच नहीं करेंगे। यह राजनीति, विदेश नीति और कूटनीति का सिद्धांत है कि हमारे शत्रु का शत्रु हमारा मित्र होता है, परंतु हमने शत्रु के शत्रु को कभी मित्र बनाने का प्रयास ही नहीं किया। हमने चीन के मुकाबले में फारमोसा को अपना मित्र नहीं बनाया। पाकिस्तान ने क्या किया? भारत के शत्रु चीन से दोस्ती कर ले। हमारे साथ जो देश मित्रता करना चाहते हैं उनसे भी हम मित्रता नहीं करते। मिसाल के लिए इजराइल को ही ले लीजिए। अरब देशों के डर से हम उससे मित्रता नहीं कर रहे हैं। इस पर भी हम यह दावा करते हैं कि हमारी विदेश नीति स्वतंत्र है और हम किसी से डरते नहीं हैं। हमने जब पश्चिम के राष्ट्रों से सहायता ले ली तब हमारी गुटों में शामिल न होने वाली नीति स्वतः समाप्त हो गई। मेरा निवेदन है कि हमें अपने हितों का ध्यान रखकर विदेश नीति का निर्माण करना चाहिए। अमेरिका ने कहा है कि दक्षिण पूर्व एशिया की रक्षा तो की ही जानी है और यह भारत के हित के लिए बहुत जरूरी है। भारत के सहयोग के बिना वहाँ कुछ हो ही नहीं सकता। क्या मंत्री महोदय यह सुझाव देंगे कि भविष्य में राष्ट्रमंडल की बैठकें भारत में होंगी? क्या हमारा देश राष्ट्रमंडल के सदस्य देशों में सबसे बड़ा है? हमें बर्मा, म्यांमार से निष्क्रमण करने वाले चीनियों अथवा भारतीयों की संख्या के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। श्रीमान, मेरा औचित्य संबंधी भी एक प्रश्न है। कृपलानी जी कहते हैं, एक प्रश्न है। हम इस समय विदेश नीति पर चर्चा कर रहे हैं और नागालैंड के अंतर्गत नहीं आता है। इसके अंतर्गत नहीं आता। लोकसभा में दिए गए भाषण का आंसर, मतलब नागालैंड के विषय में इनका स्पष्ट पूछा गया सवाल है कि उनके बारे में आपकी कैसा रवैया है। चलिए, आमने सामने में V.K. कृष्ण मेनन रक्षा मंत्री थे उस समय में, प्रसिद्ध राजनेता और उस समय के रक्षा मंत्री। चलिए, हमारी नीति तटस्थता नहीं मित्रता की है, इनका कहना। चलिए इनका भी देखते हैं। इनके आमने सामने में इनका क्या प्रश्न उत्तर था, इनका ये प्रश्न हुआ, सवाल आप जवाब दे रहे हैं। मुझे प्रसन्नता है कि हम किसी भी गुट में शामिल, गुट निरपेक्ष में हम लोग थे उस समय, निरपेक्ष, हम किसी गुट में ना ही हम पश्चिमी देशों के सुझाव पर चलने वाले थे और ना ही USSR के सुझाव में चलने वाली। ये दो तरह की गुटें उस समय काफ़ी शीतयुद्ध चल रहा था और दो गुटों में विभाजित था। पूरा विश्व दो गुटों में विभाजित था। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में है, हम लोग गुट निरपेक्ष में थे। गुट निरपेक्ष आप लोगों ने सुना ही होगा। किसी गुट में न जाने की हमारी जो विदेश नीति थी उस पर हम लोग चल रहे थे।
मुझे प्रसन्नता है कि हम किसी भी गुट में सम्मिलित न होने वाली नीति पर कायम है। मैंने तो कई बार कहा है कि हमारे जैसे लोकतंत्रीय देश में यह सबसे अच्छी नीति है। हम चाहते हैं कि संसार में शांति हो और उसके रास्ते की कठिनाइयों को हटाया जाए। आजकल हमारे पड़ोसियों के साथ संबंधों पर बातचीत चल रही है। चीन और पाकिस्तान की बात है। मेरा निवेदन यह है कि पाकिस्तान के साथ निपटने का केवल एक ही ढंग है कि भारत पर किए जाने वाले उनके हमले को बंद कराया जाए। उससे वह ढंग बताया जाए जिससे कोई राष्ट्र सभ्य बनकर भी रह सकता। कश्मीर का प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है और हमें इस मामले में बहुत सतर्क रहना चाहिए। यदि इस दिशा में हम तनिक भी शिथिल हुए तो स्थिति बहुत ही भयावह हो जाएगी। पाकिस्तान संभव है कि 1947 वाली स्थिति पुनः पैदा करने की कोशिश करे और कहे कि वह कश्मीर में भारतीय अत्याचार से अपने धर्म भाइयों को मुक्त कराने आया है। वास्तविकता यह है कि पाकिस्तान ने हमारे 40,000 वर्ग मील 40,000 वर्ग मील भूमि पर कब्जा कर रखा है। गत 12 वर्षों में एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा जब दोनों देशों के बीच शांति रही हो। दूसरी समस्या हिंदी चीनी की है। माननीय विदेश मंत्री ने ठीक ही कहा है कि इसे सुलझाने के लिए जेनेवा के 14 राष्ट्रों का सम्मेलन बुला लिया जाए। मेरा निवेदन है कि इस दिशा में काफ़ी उत्तरदायित्वपूर्ण काम कर रहे हैं। यह ठीक है कि हम गांधीवादी राष्ट्र हैं, परंतु इसका यह मतलब कभी नहीं है कि हम हर हालात में शांति प्रिय हैं। दूसरा, हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि साम्राज्यवाद आज भी एक न एक रूप में उभरने का प्रयत्न कर रहा है। मेरा मत है कि जब तक संसार में दो गुट बने रहेंगे और प्रत्येक की संसार को नष्ट करने की क्षमता बनी रहेगी, तब तक खिंचाव और तनाव रहेगा। हमारे लिए यह बहुत ही ज़रूरी है कि हम दोनों गुटों से अलग रहें। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम ऐसे विश्व में रह रहे हैं जहां बड़े विनाशकारी तत्व मौजूद हैं। ऐसी हालत में हर देश का कर्तव्य है कि वह तनाव को कम करने की दिशा में यथाशक्ति सहयोग करे। हमारे देश की नीति अन्य देशों के साथ मित्रता की नीति है, जिसे मोटे तौर पर गुटों से अलग रहने की नीति कहा जाता है। यह अच्छा होता है यदि शुरू से हमने अपनी नीति को यह नाम दिया होता, परंतु यह बाद में किया गया जब हम पर अन्य लोगों ने यह तानाकशी की कि तभी तक तटस्थ है जब तक कि कोई मुसीबत हमारे गले नहीं पड़ती है। तो हमने यह कहना शुरू किया कि हम तटस्थ नहीं हैं, क्योंकि तटस्थता तो दो देशों के बीच वास्तविक युद्ध की स्थिति में होती है। हम तो दो सशस्त्र गुटों से अलग हैं। जब तक संसार में दो ऐसे गुट हैं जिनमें से प्रत्येक की क्षमता संसार को नष्ट करने की है, तो इसके लिए संतुलन की स्थिति भी चाहिए। हमारे लिए इस स्थिति में यह आवश्यक है कि हम गुटों से अलग रहें, क्योंकि इसका अर्थ होगा कि हमारा देश शांति प्रिय है। हम साम्राज्यवाद के विरुद्ध हैं, युद्ध के विरुद्ध हैं और सोवियत संघ से हमारी मित्रता है। सोवियत संघ में हमारे राष्ट्रपति के जाने के पश्चात जब एक पाकिस्तानी प्रतिनिधि वहां पहुंचा तो उन्होंने उससे दृढ़तापूर्वक कह दिया कि भारत के साथ उनकी मित्रता अस्थायी है और इस संबंध में उनके मत को बदलने का प्रयत्न करना निरर्थक है। पाकिस्तान ने इस बात का खंडन किया है कि उसने हमारा राज्य क्षेत्र चीन को दे दिया और अपने समझौते की शर्त भी बताई है। इस प्रकार दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि हम एक ऐसे राष्ट्र पाकिस्तान के साथ बातचीत कर रहे हैं जिनके एक और घोर पश्चिमी राष्ट्र हैं और दूसरी ओर चीन। पाकिस्तान और चीन के इस प्रकार मिलकर हमारे शत्रु होने के अतिरिक्त हमारा एक तीसरा शत्रु भी है, वह है रूस चीन विवाद। भूतपूर्व प्रधानमंत्री की नीति कहाँ तक सफल रही, यह तो इससे स्पष्ट हो जाएगा कि विश्व के लोग उनको किस भावना से देखते हैं और उनके प्रति देशवासियों का कितना स्नेह है। यह कहना शोभा नहीं देता कि उन्होंने हमारी विदेश नीति में असावधानी बरती, जिसके चलते एक भयानक बात हो गई। हमारे जैसी संसदीय सरकार प्रणाली में प्रधानमंत्री का विदेश नीति के साथ विशेष संबंध होता है और यही बात हर ऐसे देश में है। लोकसभा में दिए गए भाषण का अंश। वी.के. कृष्ण मेनन प्रसिद्ध राजनेता और जे.बी. कृपलानी प्रसिद्ध राजनेता के बीच में ये कृष्ण मेनन उस समय में
रक्षा मंत्री थे। आधुनिक होते समाज में फिल्म का प्रयोग और उनका रंग। पोप फ्रांसिस, ईसाई धर्मगुरु। दक्षिण सूडान से आ रही हिंसा की खबरों को मैं दुख और चिंता के साथ देख रहा हूँ। आइए हम ईश्वर को शांति और सामंजस्य की प्रार्थना करें ताकि हमले बंद हो सके और नागरिकों को सदैव सम्मान मिल सके। मित्रों, संपादकीय हिंदुस्तान का। चलिए, अपना बिजनेस में क्या है हिंदुस्तान का। महंगाई पर अंकुश, रोजगार सृजन पर जोर। 25 वर्षों का रोड मैप तैयार करने वाला होगा अगला बजट। मतलब 2023-24 का जो बजट होने वाला है वो 25 वर्षों का रोड मैप तैयार करने वाला बजट है। ये भारत की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन जी का वक्तव्य है। 8% आर्थिक वृद्धि दर का लक्ष्य लेकर चल रहा भारत को विनिर्माण केंद्र बनाने की तैयारी करे उद्योग। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने उद्योग जगत को कहा कि वह पश्चिम में मंदी की आशंका के बीच ऐसी रणनीति बनाए जिससे विकसित देशों में परिचालन कर रही कंपनियां भारत को एक उत्पादन या खरीद केंद्र के रूप में देख सके। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने शुक्रवार को संकेत दिया कि आगामी बजट सार्वजनिक खर्च के जरिए वृद्धि को बढ़ावा देने पर केंद्रित होगा। अगले बजट में महंगाई पर अंकुश, मांग बढ़ाने, रोजगार सृजन और देश की अर्थव्यवस्था को लगातार 8% से अधिक की वृद्धि की राह पर ले जाने के उपायों पर ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने उद्योग मंडल फिक्की के एक कार्यक्रम में यह बात कही। सीतारमन अप्रैल से शुरू होने वाले वित्त वर्ष के लिए आम बजट 1 फरवरी को पेश करेंगे। यह उनका लगातार 5वां बजट होगा। कोविड महामारी से उबर रही अर्थव्यवस्था के लिए उन्होंने एक बड़े सार्वजनिक खर्च कार्यक्रम की घोषणा की थी। बजट में वित्त मंत्री ने 2022-23 के लिए पूंजीगत व्यय को 35.4% बढ़ाकर 7.5 लाख करोड़ रुपये कर दिया। इससे पिछले साल यह 5.5 लाख करोड़ रुपये था। वित्त मंत्री ने उद्योग से कहा, ये पॉइंट याद रख लीजिए फ्रेंड्स, ये पॉइंट जो है दिमाग में रखने की जरूरत, आप लोग इसे याद रखिए। वित्त मंत्री ने उद्योग से कहा कि वह विनिर्माण पर ध्यान दे। उन्होंने इस दलीलों को खारिज कर दिया कि भारत को चीन के विनिर्माण आधारित वृद्धि के मॉडल को नहीं अपनाना चाहिए। सीतारमन ने कहा, यदि कुछ इस तरह की आवाज़ें उठ रही हैं कि भारत को विनिर्माण पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए, सिर्फ सेवाओं पर ध्यान देना चाहिए, उससे मैं कहूँगी कि ऐसा नहीं हो सकता। हम विनिर्माण पर ध्यान दे रहे हैं। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन जी का कहना है। कच्चे तेल पर अप्रत्याशित लाभ कर सरकार ने घटाया। सरकार ने घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर अप्रत्याशित घरेलू उत्पादित, ध्यान देने की बात है, इंपोर्ट की बात नहीं हो रही है, घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर अप्रत्याशित लाभ कर के साथ साथ डीजल और विमान ईंधन ATF, विमान ईंधन को क्या बोलते हैं ATF के निर्यात पर लगाए जाने वाले शुल्क में कटौती की है। कर संशोधन उम्मीदों के अनुरूप। मॉर्गन स्टैनली ने कहा कि भारत द्वारा अप्रत्याशित लाभ कर में संशोधन उम्मीदों का अनुरूप है। घरेलू तेल उत्पादन पर अप्रत्याशित लाभ कर $8.3 प्रति बैरल से घटकर $2.8 प्रति बैरल रह गया है। डीजल के निर्यात पर कर $15.7 प्रति बैरल से घटकर $9.6 रह गया है। विमान ईंधन पर यह 9.6 से घटकर $2.9 प्रति बैरल पर आ गया है। एक बैरल में 159 लीटर होता है, बैरल पर आ गया। रिलायंस इंडस्ट्री
और नियारा एनर्जी देश से ईंधन की प्रमुख निर्यातक है। रिलायंस इंडस्ट्री और नायरा एनर्जी देश से ईंधन की प्रमुख निर्यातक है। रिलायंस की सबसे बड़ी सिर्फ निर्यात वाली तेल रिफाइनरी है। 61,337 सेंसेक्स, निफ्टी 82,269। कमोडिटीज़ देख सकते हैं, करेंसी की डॉलर 82.85। देश में स्वच्छ ऊर्जा की हिस्सेदारी 62% होगी। भारत पहले ही ऊर्जा जरूरतों का 42% गैर जीवाश्म स्रोतों से प्राप्त कर रहा है। देश वर्ष 2030 तक अपनी कुल ऊर्जा जरूरतों का करीब 62% स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त करेगा। यह लक्ष्य से 12% अधिक होगा। मित्रों, देखा आपने, यह बहुत पॉइंट वाला है आर्टिकल। 62% 2030 तक की बात है। चलिए, स्पोर्ट्स में क्या कुछ है। दमदार डिफेंस जीत का नया मंत्र। विश्व कप में मॉडर्न फुटबॉल में हो रहा खास बदलाव दिखा। गेंद को ज़्यादा समय कब्जे में रखना सफलता की कुंजी। चलिए, कॉर्नर किक में देखते हैं। बाबा ने 2 लगातार फाइनल में गोल दागे। बाबा एडवाल्डो इजिडियानो नेटो के नाम से मशहूर ब्राज़ील के पूर्व स्ट्राइकर लगातार 2 विश्व कप के फाइनल में गोल दागने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं। उन्होंने 1958 और 1958 में स्वीडन के खिलाफ 2, 1962 में चेकोस्लोवाकिया के खिलाफ खिताबी मुकाबले में 1 गोल कर यह उपलब्धि हासिल की। ब्राज़ील दोनों ही बार चैंपियन रहा। ब्राज़ील कुल मिला के 5 बार फीफा वर्ल्ड कप जीत चुका है, हम लोग जानते हैं। क्रोएशिया मोरक्को में आज साख की लड़ाई। क्रोएशिया मोरक्को में साख की लड़ाई होनी है। मोरक्को और क्रोएशिया के बीच शनिवार को तीसरे नंबर की जंग होनी। हालांकि यहाँ तक पहुंचकर पहले ही इतिहास रच चुका है, उसके बावजूद दोनों टीमों के लिए आज साख की लड़ाई होगी। दोनों ही टीम तीसरा स्थान हासिल कर सुखद विदाई चाहेगी। विश्व कप में बेहतर करेंगे अनुराग। भरोसा। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने शुक्रवार को कहा कि उन्हें भारत के अगले महीने होने वाले FIH मतलब हॉकी, मेंस हॉकी वर्ल्ड कप के बारे में बताया जा रहा है। अनुराग ठाकुर खेल मंत्री हैं, केंद्रीय खेल मंत्री। दिल्ली, यूपी, हरियाणा को मिली करारी शिकस्त। रणजी का भी मैच चल रहा है। पुजारा और गिल के शतक से भारत मजबूत। टेस्ट मैच। टीम इंडिया ने बांग्लादेश को जीत के लिए 513 रनों का लक्ष्य दिया। मेजबान अभी 471 रन पीछे हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव में अमीर उम्मीदवार ज़्यादा है। आप बायोडाटा यहाँ पे देख सकते हैं, देख लीजिए। चीन पर चर्चा को लेकर सदन में संग्राम। जेंटलमैन पर स्मृति ईरानी और अधीर रंजन में टकराव है। मानवता की जीत 1971 की जंग। राजनाथ। मैं उन सभी सशस्त्र बलों के कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्होंने 1971 के युद्ध में भारत की एक असाधारण जीत सुनिश्चित की थी। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। रेलवे आधुनिक डिजिटल तकनीक अपनाए। मुर्मू। नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में शुक्रवार को भारतीय रेलवे के परिवीक्षाधीन अधिकारियों से बात करती राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। हमारे लिए कोई मामला छोटा नहीं। सुप्रीम कोर्ट। मेटा ने चीनी कंपनी के 900 फर्जी खाते बंद किए हैं। राजौरी में सैन्य शिविर के बाहर गोलीबारी, 2 नागरिकों की मौत हुई। राजौरी। भारत पाकिस्तान के सैन्य कर्मियों राजनेताओं का डाटा जुटा रहे थे। एक भारतीय कंपनी के 40 से ज़्यादा अकाउंट भी हटाए गए। देख लीजिए, बहुत ज़्यादा एक्सक्लूसिव नहीं है। सारण में 73 की मौतें, हिंदुस्तान का 72 था। पियोगे तो मरोगे ही। मौतों की सज़ा कब?
जेई में अच्छा प्रदर्शन करने पर भी छात्र रहेंगे वंचित। 2021-22 में बोर्ड ने 75% अंक नहीं होने पर 2023 में आईआईटी में नहीं मिलेगा एडमिशन। इंटरमीडिएट में जो है ये बंद हो गया था, कोविड के बीच में ये बंद था, लेकिन अब फिर से चालू हो गया। 2021 और 22 में बोर्ड में जो इंटरमीडिएट में 75% मार्क्स होना जरूरी है, फिर आपको आईआईटी के लिए क्वालिफाई कर सकेंगे, तब उनका एंट्रेंस आप दे पाओगे। चलिए मेहनत कीजिए, सब होगा, कोई बात नहीं। रक्षा मंत्रालय गोपनीय दस्तावेज आईएसआई को भेजा, हम लोगों ने चर्चा किया। अभिव्यक्ति देख लीजिए, संपादकीय मुद्दा है मकरंद परांजपे, सभी के लिए एक नागरिक संहिता में बुराई क्या है? क्या विधिवत का यह अर्थ है कि कानून की नज़र में अलग अलग समुदायों के साथ अलग अलग व्यवहार किया जाए? विवाह, तलाक, उत्तराधिकार आदि से जुड़े मामलों में सभी के लिए एक समान कानून में क्या बुराई है? ओढ़ने पहनने की आदतों पर पराया फैशन हावी। देखिए, निधि डूंगर कुंडलिया, इन दोनों की अपनी अपनी विचार हैं, जरूर देखें। समान नागरिकता बिल पे इन लोगों की अपनी अपनी अभिव्यक्ति है, जरूर देखें। चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग, दैनिक भास्कर है, क्विज है। 2026 में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप कितनी टीमों हिस्सा लेगी? 48 टीमें भाग लेगी। अभी तक कितनी एशियाई देश फीफा वर्ल्ड कप में हिस्सा ले चुकी है? 13 टीमें। फीफा वर्ल्ड कप में पेनल्टी शूटआउट में सबसे सफल टीम कौन सी थी? अर्जेंटीना। अभी तक फीफा वर्ल्ड कप 80 देश खेल चुका फ्रेंड्स, 80 देश क्वालिफाई किया है। और फीफा में वुमेन्स फुटबॉल की अभी तक उसमें बात नहीं हो रही है। वुमेन्स फुटबॉल वर्ल्ड कप होने ही चाहिए। मैं चाहूँगा कि इन और जैसे क्रिकेट में वुमेन्स मेंस टीम दोनों का वर्ल्ड कप होता है, उसी तरह से फीफा वर्ल्ड कप मेंस और वुमेन्स दोनों टीमों के लिए आयोजित की जाए। इस ओर हमारी टीम इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहती है फीफा का। देखिए क्या होता है फ्रेंड्स, नथिंग एक्सक्लूसिव। हिंदू संगठन बोले गुजरात में पठान को बैन किया जाए। पठान मूवी के संदर्भ में भारत दर्शन G20 की मेजबानी के लिए साबरमती तट पर फूलों से सजेगी देवताओं की प्रतिमा है। 10 लाख पौधे लगेंगे। शराब पीकर मरने वालों को मुआवजा नहीं, हम लोगों ने देख लिया। प्रभात खबर में आपका स्वागत है। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। निरंजन_दास.official, आप हमारे साथ यूट्यूब पे अभी जुड़े हुए हैं। तीसरे स्थान के लिए भिड़ेंगे क्रोएशिया मोरक्को, हम लोग जानते हैं कौन जीतेगा, हम लोग देखेंगे। शुभमन गिल और पुजारा के शतक, भारत ने बांग्लादेश को दिया 513 रनों का लक्ष्य, हम लोगों ने देखा है फ्रेंड्स। यूक्रेन पर मिसाइलों की बारिश हुई है। आंगन में सांप पालोगे तो आपके ही लोगों को यह काटेगा, जयशंकर जी का कहना पाकिस्तान के बिहाफ में कहा गया है। डूब रहा केरल का खूबसूरत मनोरोत ऋतु द्वीप, जरूर इसको पढ़ें फ्रेंड्स, मोस्ट VVI है। भारत दर्शन का ये आर्टिकल है, अवश्य पढ़ें, बिल्कुल बारीकी से पढ़ें, समय निकाल के पढ़ें, अवश्य इन चीज़ों से इंटरेस्ट होना ही चाहिए फ्रेंड्स। दैनिक जागरण, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पे। अक्टूबर के बाद वर्षा नहीं होने के कारण पड़ रही कम ठंड। देखिए, ठंड कम पड़ रही है, लेकिन ठंड की जो हालात है बहुत ही भयावह होने वाला है। मुआवजा देना है तो तय कर लीजिए, शराबबंदी को ख़त्म तो नहीं करना है। ये सवालिया लहजा है हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री का विपक्षियों से कहना है, क्योंकि जिस समय शराबबंदी लागू हुआ था सरकार की कुछ और रुख था। औपनिवेशिकता से उबरने की चुनौती। गिरीश्वर मिश्र, सद्गुणों के विकास की जगह येन केन प्रकारेण डिग्री बटोरने की प्रक्रिया बनती जा रही, शिक्षा मुक्ति की जगह भार होती गई है, मुक्ति की जगह भार होती गई है, ये इनका कहना है। देखिए आर्टिकल क्या आपको मिलता है, क्या पॉइंट्स हैं।
चलिए स्पोर्ट्स हम लोग देखते हैं। दैनिक जागरण वित्त वर्ष में चालू वित्त वर्ष की तरह हो गया आगामी बजट के बारे में हम लोगों ने देखा। अगले 25 वर्षों का रोड मैप तैयार करने की बिल्कुल जद्दोजहद हो रही है। स्पोर्ट्स दैनिक जागरण का कौन जीतेगा गोल्डन बूट की रेस हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स। गोल्डन बूट का यहाँ पे डिटेल है, ज़रूर इसे देखें और बहुत सारी चीज़ें हैं उसे ध्यान में रखें। भारतीय टीम के बारे में सेशन के अंत में स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं फ्रेंड्स, किसी की निंदा ना करें। अगर आप मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो ज़रूर बढ़ाएं, अगर नहीं बढ़ा सकते तो अपने हाथ जोड़िए, अपने भाइयों का आशीर्वाद दीजिए और उन्हें उनके मार्ग पर जाने दीजिए। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज स्वामी जी का जन्मदिवस है, पूरा राष्ट्र जन्मदिवस हर्षोल्लास से मना रहा है। जय हिंद, जय भारत, सदा खुश रहिए।